दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक अधिनायक तंत्र एवं कुलीन तंत्र। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे अधिनायक तंत्र का अर्थ क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं और प्रकार कौन से हैं, अधिनायक तंत्र के लक्षण कौन से हैं और अधिनायक तंत्र के गुण और दोष कौन से हैं। इसके अलावा इस अध्याय में आप कुलीन तंत्र या एरिस्टोक्रेसी के बारे में जानेंगे कि इसका अर्थ और विशेषताएं कौन सी हैं। ये वीडियो राजनीति विज्ञान विषय से स्नातक और परास्नातक स्तर के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, अधिनायक तंत्र एवं कुलीन तंत्र। दोस्तों आधुनिक शासन प्रणालियों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाम पर अधिनायकवादी व्यवस्थाओं को स्थापित करने का प्रयास किया जाता रहा है। वर्तमान युग में सभी प्रकार की शासन व्यवस्थाएं अपने आप को लोकतांत्रिक व्यवस्था कहती हैं और वर्तमान युग में इस तरह की व्यवस्थाओं को बदलकर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के रूप में स्थापित कर लिया गया है। फ्रांस में इसका जीता जागता उदाहरण है। एक लंबे समय तक फ्रांस में अधिनायकवादी तंत्र ने शासन किया और फ्रांसीसी नागरिकों ने तीव्र विद्रोह करते हुए इसे समाप्त करने का ऐतिहासिक साहस भी दिखाया था। एशियाई राष्ट्रों में सैनिकवाद अधिनायकवाद की प्रवृत्तियां पुनः जन्म लेने लग गई हैं और अरस्तु मूल रूप से इस तंत्र को स्वीकार नहीं करते बल्कि इसे नकारात्मक घोषित करते हैं, क्योंकि इस तंत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचला जाता है। इसमें नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार का कोई अर्थ नहीं होता है। तो अधिनायक तंत्र में एक प्रकार से देखा जाए तो लोकतंत्र के विपरीत ये व्यवस्था है। व्यक्ति की स्वतंत्रता का इसमें सम्मान नहीं होता है। नागरिक अधिकार और मौलिक अधिकारों का भी कोई अर्थ इसमें नहीं रह जाता है। आइए जानते हैं अधिनायक तंत्र या डिक्टेटरशिप का अर्थ क्या है। दोस्तों अधिनायकवादी व्यवस्था के शासन तंत्र में संप्रभुता एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होती है और यही व्यक्ति वास्तविक संप्रभु होता है। उसकी शक्ति स्वेच्छाचारी होती है, यानी मनमानी की होती है। अपनी स्वेच्छाचारी शक्ति के अनुसार आदेश प्रसारित करना, उन्हें लागू करना, उनका पालन करना या पालन करवाना अधिनायकवादी तंत्र का मुख्य कार्य होता है। जनसाधारण की भावनाओं, इच्छाओं को कुचलना परम कर्तव्य शासक का होता है और ऐसे तंत्र में शासक का पद योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि शक्ति और बल के माध्यम से हिंसा के सहारे प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका संबंधी शक्तियों को एक ही व्यक्ति वहन करता है और यही सर्वाधिकारवादी शक्तियों को प्रयोग भी करता है। तो आपने देख लिया कि जो डिक्टेटर होता है वो मनमानी और स्वेच्छाचारी रूप से अपनी शक्तियों को जो है अपने हिसाब से प्रयोग करता है और व्यक्तियों के अधिकार और स्वतंत्रता का इसमें कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। प्राचीन अधिनायकवादी तंत्र और आधुनिक अधिनायकवादी तंत्र में व्यापक अंतर आ गया है। प्राचीन युग में सिसिली के शासक गैरिबाल्डी ने 1860 में जो अधिनायकवाद लागू किया था उसका उद्देश्य जन कल्याण करना था। मार्क्स ने भी जो सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की बात की थी, इसका उद्देश्य भी जन कल्याण करना था। आधुनिक युग में इसका अर्थ पूरी तरह बदल गया है। अब अत्याचारी, स्वेच्छाचारी, निरंकुशता आदि में शासक की इच्छाएं सर्वोपरि होती हैं। एक दलीय अधिनायकवाद की स्थापना के लिए क्रांतियां और विद्रोह होते रहे हैं और ये शासन किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, ये आप जान लीजिएगा। जो अधिनायकवादी शासक होता है वो किसी के प्रति भी उत्तरदायी नहीं होता है और वह केवल स्वयं के लिए शक्तिशाली बनाने, सर्वोपरि सिद्ध करने के लिए प्रयासरत रहता है। तो अधिनायकवाद के अर्थ के बाद इसकी विशेषताओं को जान लेते हैं। एक विचारक हैं अल्फ्रेड कोबेन। इनके अनुसार अधिनायकवादी तंत्र एक ऐसे व्यक्ति का शासन होता है
जिसमें शासक का पद छल कपट हिंसा बल आदि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और मैकाइवर कहते हैं कि केवल अधिनायक तंत्र ही ऐसी प्रणाली है जिसमें शासक की इच्छा ही सत्ता की एकमात्र औचित्य हुआ करती है। तो कुल मिलाकर अधिनायकवाद शासक के सर्वोच्चता या एक व्यक्ति के शासक की सर्वोच्चता पर बल देता है, जिसमें कि वो अपने मन से या अपनी इच्छा से शक्तियों का संचालन करता है और शासन संचालन करता है। दोस्तों, अधिनायक तंत्र में शासक सर्वशक्तिशाली निरंकुश स्वेच्छाचारी बन सकता है। वो दूसरे मनुष्यों को मनोवैज्ञानिक रूप से अपने नियंत्रण में रखकर उनकी भावनाओं इच्छाओं स्वतंत्रताओं को कुचल कर रखता है। न्याय स्वतंत्रता समानता की भावना इसमें नहीं के बराबर होती है। इनमें नागरिकों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जो व्यक्ति शासक की इच्छाओं को मानने से इनकार करेगा उसके विरुद्ध हिंसात्मक तरीके से बल प्रयोग बदले की भावना से दंडित किया जाता है। दोस्तों, अधिनायक तंत्र के कुछ प्रकार भी हैं, इनको समझना जरूरी है। दोस्तों, इस तंत्र को समझाने के लिए इसका विभाजन किया जा सकता है। अधिनायक तंत्र को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला तो प्राचीन युग का अधिनायक तंत्र और दूसरा आधुनिक युग का। प्राचीन युग के अधिनायक तंत्र के बारे में जानते हैं कि शासक के सामने आकस्मिक संकट उत्पन्न होने से इसका सामना करने के लिए इसकी स्थापना की जाती थी। प्राचीन युग में रोम में कानून और शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए विशेष अधिकारियों को विशेष शक्तियां अलग से प्रदान की जाती थीं। इसलिए संकट का सामना करने के लिए असीम शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसका सामना यानी संकट का सामना किया जाता था। इसमें संकट विशेष परिस्थितियों के बाद अधिनायक अधिकारी का कार्य भी समाप्त हो जाता था। इसी तरह सिसिली के शासक ने 1860 में जो गैरीबाल्डी ने इसी तरह का प्रयोग किया था। और ये जो अधिनायकत्व था ये लोक कल्याण वैध उत्तरदायी और नियंत्रण रखने के लिए लाभदायक सिद्ध होता रहा है। लेकिन आधुनिक या समकालीन अधिनायक तंत्र तो प्राचीन युगीन अधिनायक तंत्र के विपरीत इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, प्राचीन युग में जो अधिनायक तंत्र था उसका प्रयोग दूसरे ढंग से किया जाता था। वर्तमान में इसका प्रयोग राज्य में स्वतंत्र रूप से राजक्रांति करके बल और हिंसा के आधार पर शक्ति को प्राप्त करने वाला व्यक्ति अधिनायक तंत्र की स्थापना करता है, जिसमें ऐसा अधिनायकवाद शासक किसी के भी नियंत्रण से मुक्त होता है। इसमें षड्यंत्र के माध्यम से सत्ता पाई जाती है। आधुनिक समय में इसके रूप में सैनिक शासन आपातकाल और तानाशाही को जनता पर थोपने के लिए लागू किया जाता है। लोकतांत्रिक देशों में समकालीन रूप से मनमानी सत्ता का दुरुपयोग लोकतंत्र की हत्या मानवीय स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाने आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाने लगा है। एक विचारक हैं एलन बाल। एलन बाल ने आधुनिक युगीन अधिनायक तंत्र के दो रूप निर्धारित करने का प्रयास किया है, जिसमें पहला है सर्वाधिकारवादी अधिनायक तंत्र। तो फांसीवादी और साम्यवादी अधिनायकवाद इस श्रेणी में आते हैं, यानी सर्वाधिकारवादी अधिनायक तंत्र के रूप में। इसमें एक ही व्यक्ति या दल की सर्वोच्चता सत्ता का समर्थन किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्धकालीन व्यवस्था ने पूर्वी यूरोप में सर्वाधिकारवादी गढ़ स्थापित करने के प्रयास किए थे। साम्यवादी रूस, चीन, इटली, जर्मनी में भी इस तरह के तंत्र की स्थापना के प्रयास किए गए हैं। इनके साथ ही बुल्गारिया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी में भी सर्वाधिकारवादी अधिनायक तंत्र स्थापित हुआ था। ये जो सर्वाधिकारवादी अधिनायक तंत्र है ये कैसे कार्य करता है? तो ये ऐसे तंत्र की विचारधारा को जनता भी आत्मसात कर लेती है। एक दल विशेष के द्वारा राष्ट्रीय नीति के रूप में इसकी स्थापना की जाती है। ये राजनीतिक रूप से स्थापित होकर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से मान्यता प्राप्त कर लेता है। न्यायपालिका के निर्णय पर भी शासन का नियंत्रण होता है। जनता द्वारा इसका विरोध नहीं किया जाता है, बल्कि इसकी स्थापना क्रियान्वयन में भी व्यापक समर्थन किया जाता है और संपूर्ण रूप से राजनीतिक विचारधारा के रूप में इसे सक्रियता से संचालित किया जाता है और इस तंत्रवादी व्यवस्था का विस्तार किया जाता है। दूसरा प्रकार जो एलन बाल ने बताया है वो है स्वेच्छाचारी अधिनायक तंत्र। तो ये व्यवस्था एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के राष्ट्रों में देखने को मिलती है।
जिन देशों के लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जहां पर अपनाई गई थी वहां स्वेच्छाचारी अधिनायक तंत्र को अस्थायी शासन के रूप में अल्पकालीन अवधि के लिए ग्रहण किया जाता रहा है। इसके अंतर्गत जो कार्य किए जाते हैं उसमें शासन व्यवस्था में लगे हुए लोगों के हाथों में सत्ता होने से दूसरे राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध और रोक लगाकर विरोधियों के रूप में सौतेला व्यवहार किया जाता है। इसमें स्वतंत्र चुनाव पर पाबंदी लगाई जाती है और स्वेच्छाचारी तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया जाता है। इसमें संवैधानिक संशोधन तेजी से किया जाता है और शासक अपना पद बचाने के लिए मनमाने तरीके से आदेश जो है वो प्रसारित करता है और लोगों पर मनमाने रूप से उनको थोपा जाता है और लागू किया जाता है। इसके अलावा नागरिक स्वतंत्रताएं जैसे मौलिक अधिकार, प्रेस आदि पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसमें सैनिक विद्रोह करके सैनिक शासन थोपा जा सकता है और सत्ता का जो वर्ग होता है वो शक्ति, बल, छल कपट, षड्यंत्र आदि के माध्यम से नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास करता है। तो आपने जो अधिनायकवाद है उसके दो रूपों के बारे में जाना, उनकी विशेषताओं को जाना जो एलन बाल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अब आइए देखते हैं अधिनायक तंत्र की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। तो पहला है लोकतांत्रिक प्रक्रिया का निषेध या उसका विरुद्ध। तो अधिनायक तंत्र को लोकतंत्र का शत्रु माना जाता है। इसमें जनता की भावना को ठेस पहुंचाई जाती है। जनता में स्वतंत्रता, न्याय, समानता की जो भावना है या जो विचार हैं उनका पालन नहीं किया जाता, बल्कि जनता और शासक वर्ग के बीच अंतर कर दिया जाता है। दूसरी विशेषता हिंसा और षड्यंत्र में विश्वास है। तो इस तंत्र में एक दूसरे के विरुद्ध विश्वास की भावना समाप्त हो जाती है। अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए हिंसा और षड्यंत्र का अधिक सहारा लिया जाता है। तीसरी विशेषता ये है कि अधिनायकवाद में राज्य को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। व्यक्ति, समुदाय, संघ, संगठन, संस्थाओं आदि में राज्य को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है और राज्य से ऊपर कोई नहीं है ऐसी धारणा व्यक्त की जाती है। राज्य का मुख्य कार्य युद्ध करना और युद्ध में विजय प्राप्त करना है। इसके अलावा उसका कोई कार्य नहीं है। इसके अलावा आप जान लीजिए कि अधिनायकवाद में उग्रवादी विचारधारा का समर्थन किया जाता है। इसमें राष्ट्रीय नारे, घोषणाएं आदि को इतना महत्व दिया जाता है कि हिंसात्मक रूप से उग्रवादी विचारधारा का समर्थन ही किया जाता है। हिटलर, मुसोलिनी की विचारधारा इसी के अनुकूल रही है। पांचवी विशेषता विरोधियों के अंत से संबंधित है। तो अधिनायकवादी शासन में राज्य की जो आलोचना करता है उसे गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया जाता है। इसके विरोधी राजनेताओं की गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी जाती है और राज्य के अन्य राजनीतिक दलों पर पाबंदी और प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसके अलावा इसमें एक पार्टी का शासन स्थापित होता है। अधिनायकवादी तंत्र में समूह दलों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। एक दल विशेष का ही ये तंत्र होता है। इसमें अनेक दलों का समावेश नहीं हो सकता है। इसके सदस्यों की संख्या भी सीमित होती है। इसका अनुपालन भी कठोर होता है और राष्ट्रीय सेवा भक्ति के परीक्षण के बाद ही दल का सदस्य बनाया जाता है। अधिनायकवाद की एक और विशेषता केंद्रीकरण का महत्व है। तो इस तंत्र में सभी प्रकार की शक्तियों का केंद्रीकरण कर लिया जाता है। नीचे के स्तर पर शक्ति छीनकर शक्ति केंद्रीय स्तर की ओर बढ़ाई जाती है और शासन के समस्त निर्णय उच्च स्तर पर ही लिए जाते हैं। ये आप जान लीजिएगा। और देखिए, निर्णय निर्माण प्रक्रिया में जो ऊपरी या केंद्रीय इकाई होती है वो निर्णय निर्माण प्रक्रिया को कठोरता से लागू करती है। अब आइए देखते हैं अधिनायक तंत्र के प्रमुख लक्षण कौन से हैं। पीटर मर्कल एक विचारक हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक में अधिनायक तंत्र के जो लक्षण बताए हैं कि इस तंत्र में प्रचार पर नियंत्रण होता है, जनता में, नागरिकों में डर, भय, आतंक उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है, समाज, संगठन, संस्थाओं, संघों पर कठोर नियंत्रण रखा जाता है और ये शासक के लिए असाधारण सत्ताधारी युक्ति का प्रतीक माना जाता है। एक राइटर हैं CB गेना। इन्होंने अलग से कुछ लक्षण बताए हैं कि इस तंत्र में, अधिनायक तंत्र में नेता के अस्तित्व की सर्वोच्चता सर्वव्यापी होती है। शासक की कथनी और करनी में अंतर पाया जाता है। इसमें नेता का गुणगान या हीरो वर्शिप का महत्व होता है। इसमें शासक का आतंक का साम्राज्य पाया जाता है।
शासक आवश्यकता से अधिक महत्वाकांक्षी होता है और इस तंत्र में अंततोगत्वा सैनिकवाद या मिलिट्री पावर का सहारा लिया जाता है। तो ये सारे लक्षण थे अधिनायकवाद के। अब आइए देखते हैं अधिनायकवाद के गुणों के बारे में कि इस व्यवस्था के कौन से गुण हैं। पहला गुण तो ये है कि अधिनायकवाद से कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। इसमें समय की पाबंदी सभी के लिए अनिवार्य होती है। दूसरी विशेषता या दूसरा गुण है कि राष्ट्र का सर्वव्यापी विकास सर्वमुखी रूप से किया जाता है। राष्ट्र में योजनाओं, विकास कार्यों को प्रशासनिक सतर्कता की देखरेख में पूरा किया जाता है। राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुरक्षा की स्थापना अनिवार्य रूप से होती है और इसमें राष्ट्रों में देशभक्ति बलिदान करने के लिए नागरिकों का आह्वान किया जाता है। शासक के आदेशों में एकता और कठोरता पाई जाती है और युद्धकालीन या संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने में ये व्यवस्था सक्रिय रूप से जो है अपना कार्य करती है। ये शासन नागरिकों को अनुशासित करने का जरिया माना जा सकता है और ये तंत्र जन सहभागिता के बिना ही संचालित कर लिया जाता है। इसमें शासन के कार्यों की गोपनीयता बनाई जाती है। तो ये अधिनायक तंत्र के प्रमुख गुण थे। लेकिन अधिनायक तंत्र एक प्रकार से देखा जाए तो ये नकारात्मक व्यवस्था ही है। इसके प्रमुख दोष ये हैं कि ये व्यक्ति के स्वतंत्रता और व्यक्तित्व के विकास में बाधक माना जाता है। ये जनसाधारण के शोषण का प्रतीक माना जाता है। अधिनायक तंत्र राष्ट्र के लिए घातक माना जाता है क्योंकि ये उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है। इसमें लोकतांत्रिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए संघर्षात्मक पहलू ज़्यादा होता है। इसमें सामाजिक कल्याण की भावना नहीं होती है। बेकारी, भूखमरी, असहाय लोगों को अपने हाल पर इसमें छोड़ दिया जाता है। और आप जान लीजिए कि अधिनायक तंत्र जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रहार का प्रतीक माना जाता है। नागरिकों के समूह संघ बनाने, विचार अभिव्यक्ति आदि पर पाबंदी लगाई जाती है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि अधिनायक तंत्र के बारे में ये अवश्य कहा जा सकता है कि ये तंत्र वर्तमान युग में चर्चा का विषय है। इसमें कुछ लाभ और हानि दोनों हैं, लेकिन किसी राष्ट्र में अल्पकालीन के बजाय दीर्घकाल तक इस व्यवस्था को अपनाया जाना उचित नहीं कहा जा सकता है। आधुनिक समय में स्वतंत्रता, सद्भावना, भाईचारा, शांति और मैत्री को इस तंत्र के माध्यम से नहीं कुचला जा सकता है। तो अधिनायकवाद एक प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था का विरोध है या इसका विरोधी जो है स्तर प्रकट करता है। इसमें नागरिकों के स्वतंत्रता, व्यक्तित्व विकास, उनके विचार अभिव्यक्ति को कोई स्थान नहीं होता है, जबकि एक व्यक्ति और एक दल के माध्यम से राज्य की सर्वोच्चता सिद्ध करते हुए व्यक्ति को राज्य के अधीन कर दिया जाता है। अब आइए देखते हैं अगला टॉपिक हमारा कुलीन तंत्र या एरिस्टोक्रेसी के बारे में। कुलीन तंत्र क्या है दोस्तों? कुलीन तंत्र को अंग्रेजी में एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। आंग्ल भाषा का एरिस्टोक्रेसी मूल रूप से ग्रीक भाषा यानी यूनानी भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा में इसे एरिस्टोक्रेटिया कहा जाता है। ये शब्द दो शब्दों का मिश्रण है। पहला तो है एरिस्टोस, इसका अर्थ होता है सेलेंट यानी सबसे अच्छा। दूसरा शब्द क्रेटोस होता है जिसका अर्थ पावर होता है। तो ग्रीक भाषा में एरिस्टोक्रेसी या यूनानी भाषा में एरिस्टिक्रेटिया शब्द का अर्थ रूल ऑफ द बेस्ट यानी सर्वश्रेष्ठ का शासन होता है। थॉमस हॉब्स ने जब अपनी पुस्तक लेवियाथन की रचना 1651 में की, इस पुस्तक में उन्होंने कुलीन तंत्र का वर्णन किया है। कहा है कि उस समय कुलीन तंत्र का पर्याय जन सामान्य के एक छोटे से समुदाय का प्रतिनिधित्व तत्कालीन विधानसभा में होता था। जनता का एक छोटा सा भाग ही सरकार में प्रतिनिधित्व करता था। आधुनिक कुलीन तंत्र में सर्वश्रेष्ठ शासन जैसे शब्द का सम्मान और प्रतिनिधित्व नहीं दिखाई देता, लेकिन जो देखा जाता रहा है वो है प्लूटोक्रेसी, ओलिगार्की और रूल बाय रिच यानी धनिक तंत्र का शासन। तो पूरी सरकार और शासन का संचालन और नियंत्रण धनिक लोगों द्वारा किया जाता है। इसको ही एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है आधुनिक काल में। एक विचारक हैं U.L. मिट्स, वो कहते हैं कि कुलीन तंत्र के बारे में अरस्तु की मान्यता है कि ये ऐसा शासन होता है जिसमें राज्य या सरकार के जन्माधिकार ही या अधिकार रूप में राजनीतिक सुविधाओं की अनिवार्य शर्त है। जिस राज्य में शासन सत्ता के अनुसार होता है उसी कुलीन तंत्र कहते हैं।
अरस्तु की मान्यता है कि कुलीन तंत्र ऐसा शासन विधान है जिसमें अच्छे नागरिक और अच्छे व्यक्ति के गुणों में जो है ये पूर्ण रूपेण समानता होती है। कुलीन तंत्र लोकतंत्र और धनिक तंत्र के मिश्रण से बनता है। इसके निर्माण के लिए 3 तत्व जरूरी हैं: सर्वतंत्र जन्म, संपत्ति और योग्यता की अनिवार्यता। दोस्तों, कुलीन तंत्र में कानून की सर्वव्यापकता होती है। इसमें बुद्धि, गुण और संस्कृति के आधार पर राज्य और सरकार का संचालन किया जाता है। कुलीन तंत्र में वंशानुगतता और आयु की निर्धारिता होती है और अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य में आयु आधारित कुलीन तंत्र को स्वीकार किया है और उसने इसमें प्रौढ़ और अनुभवी व्यक्ति को ही राज्य और शासन संचालन का अधिकार दिया था। कुलीन तंत्र में क्रांति। दोस्तों, अरस्तु ने कुलीन तंत्र में क्रांति होने के कुछ कारण बताए हैं। कुलीन तंत्र में इस कारण क्रांति होती है कि यहाँ शासकों की सत्ता अत्यंत सीमित होती है। जनसाधारण शासन और शासकों से ईर्ष्या करता है। ये अपने और शासकों के बीच गुण और चरित्र के आधार पर कोई अंतर नहीं कर पाते और सामान्य जनता के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है। लेकिन सामान्य जन प्रशासकीय वर्ग के व्यक्ति से अधिक योग्य और प्रतिभा संपन्न होता है। शासक वर्ग का एक अंग युद्ध अथवा किसी भी अन्य कारण से अत्यधिक उग्र हो जाता है और वो संपत्ति के विभाजन की मांग करता है। कुलीन तंत्र का सबसे प्रबल तत्व धनिक तंत्र है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने संक्षेप में अधिनायक तंत्र और कुलीन तंत्र के बारे में जाना। अधिनायक तंत्र और कुलीन तंत्र का अर्थ, विशेषताएं, इनके लक्षण कौन से थे, इस वीडियो में हमने इसके बारे में जाना है। और ये वीडियो स्नातक, परास्नातक और इस प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।